अब कोई साउंड की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? अभी प्रॉपर आवाज आ रही है? बताइए फटाफट से, प्रॉपर मेरी आवाज आ रही है कि नहीं सभी को? गुड इवनिंग सभी को। प्रकाश, देवदा प्रकाश, चलो बहुत बढ़िया, सारे बच्चे जुड़ गए हैं हमारे। अब स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। तो फटाफट से आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस हैं, जवाब देना चालू करिए कि सभी का जवाब क्या होगा। सारे बच्चे जुड़ गए हमारे, बताइए। बहुत कम बच्चे हैं, सेशन को शेयर करो, लाइक करो और बच्चों को जोड़ो कि सारे बच्चे मॉक दे आकर के। इस बार एमटीएस का जितना भी एग्जाम हुआ है उसका सारा का सारा क्वेश्चन, जितना भी शिफ्ट का, शिफ्ट 1 2 3 4 4 शिफ्टों का मतलब आपका ऐसे समझ लीजिए पूरा कंपाइलेशन है यहाँ पर। फटाफट से क्वेश्चन देना, आंसर देना चालू करिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है, इन गोल्गी एपरेटस, गोल्गी उपकरण में द मैच्योरिंग फेस इज, मतलब एक परिपक्व आपका फेस होती है उसमें, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, या उसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो फटाफट से इसका जवाब दीजिए। वो आपका क्या होगा? कॉन्वेक्स होगा, कॉनकेव होगा, स्फेरिकल होगा या बाई कॉनकेव होगा? इसमें से सही जवाब क्या है फटाफट से बताइए, फिर मैं इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगी। देखिए क्वेश्चन का जो होगा या पैटर्न होगा आपका, यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो फटाफट से बताना चालू करो बच्चा यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। और देखो कि आपने अब तक जितना भी पढ़ा है, साइंस पढ़ा हो, बायोलॉजी पढ़ा हो, फिजिक्स पढ़ा हो या केमिस्ट्री पढ़ा हो, किस तरीके से आप जवाब दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो, बताइए। ठीक है, बताइए फटाफट से। सौरभ कुमार, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन गोल्गी एपरेटस द मैच्योरिंग फेस इज, मैच्योरिंग फेस मतलब कि जो एक परिपक्व फेस होती है वो किस प्रकार की होती है? स्फेरिकल होती है यानी कि गोलाकार होती है, कॉन्वेक्स की शेप में होती है, उत्तल, द्विअवतल या अवतल? इसमें से सही जवाब क्या होगा बताइए। अच्छा ठीक है भाई, पकड़ के नहीं पीटेंगे। ठीक है, बताइए फटाफट से बताइए कि इसमें से सही जवाब क्या होगा। स्फेरिकल, कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स और कॉनकेव। बच्चे बहुत कम हैं आज, क्या बात है भाई, बच्चा बहुत ही ज़्यादा आज कम हो गया, एकदम सारे बच्चे कम हो गए। गायब भी हो जाते हो, क्या टाइम नहीं पता था या आपके पास में गया नहीं था नोटिफिकेशन? फटाफट से बताओ। सी इज द राइट आंसर, बाई कॉनकेव। देखिए अगर हम लोग बात करें गोल्गी एपरेटस की, तो हमको पता है ये जो गोल्गी उपकरण है ये किसमें रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER से ये क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। और इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बनाए जाते हैं? आपके प्रोटीन्स का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स का जब निर्माण होता है ER से, तो उपकरण जो होता है गोल्गी एपरेटस क्या करता है? इन्हीं प्रोटीन्स और लिपिड्स को आगे बढ़ाता है, आगे जाके ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि परिवहन करने का काम जो होता है गोल्गी एपरेटस का होता है। और इसी वजह से इस गोल्गी एपरेटस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? गोल्गी एपरेटस को हम लोग जानते हैं ट्रैफिक पुलिस के नाम से, ट्रैफिक पुलिस के नाम से, यातायात पुलिस के नाम से जाना जाता है। और फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ कि गोल्गी एपरेटस को हम लोग किस नाम से जानते हैं। फटाफट से बताइए कि जो आपका गोल्गी एपरेटस होता है उसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं। अच्छा आपका फर्स्ट क्लास है, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। फटाफट से जवाब दीजिए तिंकिया यदुवंशी, फटाफट से बताइए कि गोल्गी एपरेटस को हम लोग ट्रैफिक पुलिस के अलावा और किस नाम से जानते हैं। इसके बाद हम बताएंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। अरे भाई चलो नवीन फटाफट से यहाँ पे जवाब दीजिए, आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए सारी बातें बाद में, नवीन हैं आपके और जितने भी स्टूडेंट्स हैं फटाफट से जवाब दो कि गोल्गी एपरेटस का दूसरा नाम क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो गोल्गी एपरेटस होता है उसका दूसरा नाम होता है पोस्टमैन, पोस्टमैन भी कहा जाता है। ठीक है, पोस्टमैन ऑफ दिस सेल भी बोलते हैं, और साथ ही साथ इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं, ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं। और इसी वजह से, किस वजह से? क्योंकि गोल्गी एपरेटस क्या करता है, जितना भी चीज़ें बनती हैं सेल के अंदर, जैसे कि लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, उन सभी को परिवहन करने का काम आपका गोल्गी एपरेटस करता है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस, या फिर इसको पोस्टमैन ऑफ द सेल बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं इसके शेप की। मैच्योरिंग फेस, एक परिपक्व फेस होती है, वो कौन सी होती है? देखिए यहाँ गोल्गी एपरेटस आपको दिख रहा होगा, इसमें ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस फेस
और ये जो नीचे का पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांस फेस। अब सिस और ट्रांस फेस में क्या डिफरेंस है, देखिए सीधी सी बात यह है कि जो सिस फेस होता है यहाँ से ये जितने भी लिपिड और प्रोटीन्स बनते हैं उसको रिसीव करता है, यानी कि लेता है, राइट। रिसीव करने के बाद में जितना भी आपका लिपिड्स प्रोटीन को स्टोर करने के बाद जहाँ जहाँ इसे पहुँचाना होगा उस पहुँचाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए ये क्या करेगा, ट्रांस फेस से उसको निकाल देगा। और इसीलिए पूछा जाता है कि ये जो फेसेस होते हैं इसको हम लोग कहते हैं मैच्योरिंग फेस, इसको हम लोग मैच्योरिंग फेस कहते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मिंग फेस, फॉर्मिंग फेस कहते हैं। गोल्गी अपरेटस की दो फेस होती हैं, फॉर्मिंग फेस और मैच्योरिंग फेस, ठीक है। इसी वजह से इसकी फेसेस अलग अलग होती हैं और इसका शेप पूछ लिया जाता है, अवतल होगा, उत्तल होगा या द्विअवतल होगा। तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, मैच्योरिंग फेस का आपसे पूछा गया है। गोल्गी अपरेटस की नीचे वाली जो फेस होती है मैच्योरिंग फेस, जिसको हम लोग ट्रांस फेस के नाम से भी जानते हैं, उसका कैसा शेप होता है, तो उसका शेप आपका कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। कैसा होता है, उत्तल उसका शेप होता है, राइट, याद रहेगा। चलिए हाँ पूछ सकते हैं बिल्कुल, विनी जी आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकती हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछिए, डाउट क्लियर करिए, सारे के सारे बच्चों के डाउट क्लियर होने चाहिए, राइट। तो इसका सही जवाब क्या है आपका, कॉन्वेक्स इज द राइट आंसर, ठीक है। कॉन्वेक्स इज द राइट आंसर, कॉन्वेक्स आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फटाफट से इसका जवाब दो। देखिए सारे बच्चे हमारे यहाँ पे जुड़े हुए हैं बट कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ये जान करके कि इतने समय से आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और जवाब अभी तक नहीं आ रहे हैं, ठीक है। बताइए फटाफट से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। इसका जवाब दीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन है पार्ट ऑफ द जाइलम टिश्यू इन प्लांट स्टोर्स फूड। देखिए ये हम लोग एमटीएस के जो क्वेश्चन आए थे इस बार 2023 में, उसका यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। एमटीएस का जितना भी 2023 का पेपर में जो क्वेश्चन आया, जितने मतलब कि एक ऑथेंटिक डाटा होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन लिए गए हैं। सारे बच्चे फटाफट से जवाब देते रहो और देखते रहिए, ठीक है। चलो बताइए, तो इसका सही जवाब क्या होगा, पार्ट्स ऑफ द वेसल टिश्यू। पौधों में जाइलम ऊतक का भाग भोजन का संग्रह करता है, वो जो करता है वो किसके द्वारा किया जाता है, फटाफट से बता दीजिए। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, वेसल्स के द्वारा या ट्रैकेट्स के द्वारा, ठीक है। बताइए फटाफट से बताइए, इनमें से सही जवाब क्या होगा। बी बी सी बी सी, जाइलम फाइबर कुछ बच्चे बोल रहे हैं और कुछ बच्चों का जवाब है सी, जाइलम पैरेन्काइमा। चलो देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा, सी बी। देखिए सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न है बच्चों को इन दोनों चीज़ों में है, जाइलम के रेशे यानी कि जाइलम फाइबर, और दूसरा आपका कन्फ्यूज़न है जाइलम पैरेन्काइमा में, ठीक है। देखिए आपसे कभी भी पूछा जाए कि स्टोरेज कौन करता है, हमको पता है जाइलम का काम क्या होता है, वाटर और मिनरल को ऊपर से नीचे यानी कि जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसको ट्रांसपोर्ट करना। जनरली उसका एक ही आपका रूट रहता है, नीचे से ऊपर के लिए। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी स्टोरेज करने की बात आती है, प्लांट में स्टोरेज करने की बात आती है, तो वो जो स्टोरेज करता है वो जाइलम पैरेन्काइमा के द्वारा किया जाता है, ठीक है। स्टोरेज किसके द्वारा किया जाता है, जाइलम के पैरेन्काइमा के द्वारा वहाँ पे स्टोरेज होता है। बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर। जिसने सी जवाब दिया है, ठीक है, उसका बिल्कुल सही जवाब होगा, राइट। सी जवाब देने वाले ए के यूपीएससी लवर हैं और सौरभ कुमार जी ने सी जवाब दिया है, एस प्रभात कुमार चौधरी ने दिया है, BCM मशीन, ठीक है। ये सारे बच्चों ने सी जवाब दिया है, विन्नी स्मार्ट, ठीक, बढ़िया, सारे बच्चों ने सी जवाब दिया है जनरली। बाकी बच्चों ने जिनका बी जवाब था वो उनका रॉन्ग आंसर था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपके सामने डायग्राम भी लिया हुआ है, ये जाइलम वेसल्स होती हैं, ट्रैकेट्स होते हैं, जाइलम का पूरा ये कंपोनेंट्स हैं, जाइलम फाइबर है और आपका साथ में जाइलम पैरेन्काइमा है। तो स्टोरेज कौन करेगा, जाइलम पैरेन्काइमा करेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बर्निंग ऑफ कोल। ये आपका केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, और बल्कि ये जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, रासायनिक विज्ञान का एक क्वेश्चन है। इसमें से क्वेश्चन
किससे लिया गया है, ये जो रिएक्शन वाला पार्ट होता है, हम लोग जो अभिक्रियाएं पढ़ते हैं, अभिक्रियाओं से ये क्वेश्चन बना है। और इस बार एमटीएस के 2023 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था किसी शिफ्ट में, वहां से ये क्वेश्चन लिया हुआ है। फटाफट से बता दीजिए कि आपका बर्निंग ऑफ कोल किसका एग्जाम्पल होता है? कोयले का जलना एक एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? अपघटन प्रतिक्रिया का, द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन प्रतिक्रिया और विस्थापन प्रतिक्रिया, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन नहीं होगा यहाँ पे होगा कंबस्शन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? कंबस्शन रिएक्शन होगी या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। कौन सा सही जवाब होगा बताइए? ए क्या होता है? अच्छा, ये होता है आपका कोयले का जलना। जैसे कि घरों में जाड़ों में जनरली कोयला जलाया जाता है, तो आपसे पूछा जा रहा है केमिकली तरीके से वहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। अभिक्रियाओं को जब आप पढ़ेंगे, रिएक्शंस को पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, तो वहाँ पे हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। तो उन रिएक्शंस का क्या प्रकार है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। बताइए, सी जवाब आ रहा है और ए जवाब आ रहा है। अपघटन प्रतिक्रिया, किसी ने जवाब दिया है ए तो किसी ने दिया है सी। देखिए, जिसने ए दिया है तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे अपघटन नहीं होता, डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, क्योंकि कोयला जो है पूरी तरीके से क्या हो रहा है? बर्न होके किसी दूसरी फॉर्म में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा आपका सी इज द राइट आंसर, यानी कि जिसने सी जवाब दिया है बिल्कुल सही है। आनंद कुमार और आपका यहाँ पे किसने जवाब दिया है? ये आपके एसएससी के जितने भी एग्जाम्स अब आने वाले हैं, ठीक है। जैसे किसने बच्चे ने पूछा है, शिवम ने पूछा है कि कौन सा एग्ज़ाम के लिए हैं ये क्वेश्चंस। तो एसएससी एमटीएस जो अभी 2023 में आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। जो अभी 2023 में रिसेंटली अभी कुछ एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है, एमटीएस का, ठीक। तो 10th लेवल का वो एक एग्ज़ाम था, वो हो गया है। उसके बाद अब आपका जो है सीजीएल का नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो एसएससी में जितने भी आते हैं, यहाँ से आपको लगभग क्वेश्चन बायोलॉजी और केमिस्ट्री फिजिक्स का पूछा जाता है। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। बताइए फटाफट से, सी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अरविंद और AK यूपीएससी लवर, पायल कुमारी, सावित्री देवी, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों ने लगभग सही जवाब दिया है, हमारे सारे बच्चों ने। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी? यहाँ पे रिएक्शन होगी आपकी कंबस्शन रिएक्शन, ठीक है। कौन सी रिएक्शन होगी? कंबस्शन रिएक्शन। होता क्या है, देखिए, हमको पता है जो कोल होता है, कोयला, उसके अंदर कार्बन की मात्रा होती है, और जब कार्बन किसी भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। जब कार्बन कभी भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तब वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, और उसी के बाद ये यहाँ पे जो रिएक्शन होगी, जो अभिक्रिया होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंबस्शन रिएक्शन, यानी कि संयोजन प्रतिक्रिया, राइट। तो ये सही जवाब क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताइए। अच्छा, कितने साल का एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत हो गया है, अब एक्सपीरियंस की क्या बात बताएं हम, ठीक है। चलो फिलहाल क्वेश्चन पे बताइए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन? अब ये फिजिक्स का क्वेश्चन है आपका, इस बार के एमटीएस के एग्जाम में 2023 में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? यूनिट आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा यूनिट पूछी जाती हैं, हर एग्जाम में आपको यूनिट्स मिलती हैं, ठीक है, साइंस में। तो यूनिट बताइए, इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है किसका? वर्क डन का, यानी कि कार्य जो है, कार्य की इकाई क्या होती है? फटाफट से बता दो, कार्य की इकाई क्या होती है? बताइए, कार्य की इकाई क्या होती है? डी 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 डी। सारे बच्चों ने लगभग बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। वर्क डन की अगर हम लोग बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि लगाया गया बल और उसके द्वारा जो आपका प्रतिस्थापित चीज़ें जो हो रही हैं, वो डिस्प्लेसमेंट का दोनों का गुणनखंड आपका वर्क डन होता है, ठीक है। और इसी से आपकी यूनिट बनती है कौन सी? जूल बनती है, ठीक है। कौन सी यूनिट बनती है आपकी? जूल आपकी यूनिट बनती है। तो सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा?
हाँ, जूल को लॉक किया जाए, बिल्कुल सही पायल कुमारी, तो जूल इज द राइट आंसर। ये एसआई यूनिट का आपका क्वेश्चन है, इस बार एमटीएस के पेपर में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो सारे बच्चों ने लगभग बहुत सही जवाब दिया है। तिंकिया यदुवंशी, पायल कुमारी, अंकित राजपूत और अनगत कुमार, सौरभ कुमार, आशीष रंजन, शुभम कुमार, अंकित राजपूत, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और इसी टाइप से आपके क्वेश्चन बनेंगे। आप लोग कुछ भी पढ़ो, जैसे कि आप लोग बेसिक तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके का आ रहा है अगर ये बात कभी नहीं पता चल पाएगी तो फिर आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, राइट। तो एग्ज़ाम्स को कभी भी दो तो उससे पहले मॉक्स लगाओ, उससे पहले एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस देखो कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में, तो वो ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चंस का एनालिसिस आपको कराया जाता है, ठीक है। टॉपिक तो चलेगा ही चलेगा, साथ में क्वेश्चंस भी करते रहिए और आंसर्स देते रहिए, देखिए आप लोगों को कितना आता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, सीजीएल का इस बार का एग्जाम आपका कब होगा? निर्मल कुमार सिन्हा, सीजीएल का एग्ज़ाम अभी जुलाई में पड़ेगा, ठीक है। जुलाई में आपके एग्ज़ाम सीजीएल के स्टार्ट हो जाएंगे। सीजीएल की डेट निकल चुकी है, अब सीएचएसएल का आपका नोटिफिकेशन आ गया है। जितने बच्चे 12th पास किए हुए हैं वो सारे के सारे बच्चे सीएचएसएल का एग्ज़ाम के लिए अपना भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। एलिजिबल होते हैं वो जितने भी 12th पास करे हुए बच्चे हैं, ठीक है। वो सारे के सारे बच्चे फटाफट से सीएचएसएल का फॉर्म भर देना, इस बार आया हुआ है अभी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन। चलो बताइए फटाफट से, व्हाट इज द फंगस टाइप इज ऑन द ब्रेड? आपकी जो घरों में ब्रेड खाई जाती है, डबल रोटी जिसको लोग कहते हैं, ठीक है, तो उस ब्रेड पर किस प्रकार का कवक उत्पन्न हो जाता है? यानी कि अगर जो ब्रेड है हमारी बहुत दिनों तक, काफ़ी दिनों तक रखी रहे तो आपको ये जो ब्रेड है कुछ इस तरीके से दिखने लगती है, सड़ी हुई, कुछ हरी हरी चीज़ उसके ऊपर लग जाती है, वो गंदी सी लगने लगती है, ठीक है। तो वो जो है उसके ऊपर मटीरियल जो जम जाता है, वो मटीरियल कुछ नहीं होता, वो एक प्रकार की कवक है, एक फंगस है, ठीक है। तो वहाँ पे पूछा गया है, इसमें एग्जाम में पूछा गया है ब्रेड के ऊपर कौन सा कवक उत्पन्न होता है, तो उसमें एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो फटाफट से बता दीजिए। बच्चों का जवाब आ गया है, बहुत बढ़िया। बी को लॉक किया जाए, बी क्या है आपका? राइजोपस, ठीक। और किसी बच्चे ने जवाब दिया है सी, एमडी महबूबल अंसारी ने सी जवाब दिया है, खमीर, ईस्ट भी देखते हैं, चलो आगे। और किसी बच्चे ने जवाब दिया है, अविनाश कुमार ने सी जवाब दिया है, ईस्ट, बहुत बढ़िया। चलो पायल कुमारी, ठीक है, बी। देखिए अगर हम लोग बात करें, इसकी बात करते हैं ब्रेड के ऊपर, तो ब्रेड के ऊपर हमेशा याद रखिएगा एक आपकी कवक उत्पन्न होती है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेड मोल्ड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, और उस कवक का नाम होता है आपका राइजोपस। क्या नाम होता है आपका कवक का? राइजोपस, RHIZOPUS, राइजोपस, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में एक ही चीज़ होती है। तो ये जो राइजोपस होता है ये सेम कॉमन नेम है ब्रेड मोल्ड, इसको हम लोग ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये फंगस किंगडम में पाया जाता है। राइजोपस जो है ये आपकी एक जीनस है, ये जीनस हम लोग जब बायोलॉजी आप पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ रहे हो इस समय बायोलॉजी, जब आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो वहाँ पे जीनस, स्पीशीज वगैरह पढ़ाई जाती हैं। तो इसी प्लांट किंगडम के अंदर फंगी जो आपकी प्लांट किंगडम है उसके अंदर एक जीनस आता है राइजोपस। उस राइजोपस में ये फंगस है, एक कवक है, एक कवक का प्रकार है। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? राइजोपस इज द राइट आंसर। जितनी भी ब्रेडें होती हैं जब सड़ने के बाद में उसके ऊपर एक फंगस लग जाती है, एक कवक लग जाती है, उस कवक का नाम क्या है आपका? राइजोपस है, ठीक है। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने लगभग सही जवाब दिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लाइकेन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशंस विच आर एसोसिएशन। एक मिनट रुको, हाँ अब बताइए। लाइकेन सहजीवी संघ हैं जो संघों, शैवालों और पारस्परिक रूप से उपयोगी होते हैं के बीच। यानी कि पूछा गया है आपकी एक रिएक्शन होती है जिसको हम लोग कहते हैं सिम्बायोटिक रिएक्शन। सिम्बायोटिक रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है आपकी? सहजीवी क्रिया। ये कौन सी रिएक्शन है? सहजीवी क्रिया, ठीक है। सहजीवी क्रिया किसके बीच में होती है? फटाफट से बता दीजिए कि ये जो सहजीवी क्रिया है आपकी, ये किसके किसके बीच में होती है?
ठीक है, फटाफट से बता दीजिए कि जो सहजीवी क्रिया है, ये सहजीवी क्रिया किसके किसके बीच में होती है। लाइकेंस से क्वेश्चन आया है आपका, ठीक है, लाइकेंस से आपका क्वेश्चन है। एक बार बता दो, नहीं प्रतिभा यादव, मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, फिलहाल अभी मॉक टेस्ट करवा रही हूँ। इस बार 23 का जो MTS का एग्जाम था उसमें जो क्वेश्चन आए हैं उसको एक बार हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक मॉक टेस्ट लगा रहे हैं जो इस बार MTS का आया हुआ था। ठीक है, चलो देखते हैं। देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि हमारा जो लाइकेन होता है, लाइकेन में दो चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी, एक तो होती है एल्गी और एक होती है फंगी। ठीक है, एल्गी और फंगी यानी कि कवक और शैवाल, कवक और शैवाल दो चीज़ें इस रिएक्शन में दोनों क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करती है। तो एक तो आपको पता है यहाँ पे एल्गी दिया हुआ है, दूसरा कौन होगा जिसको इसका बेनिफिट मिलता है, तो बी इज द राइट आंसर। सारे बच्चों का जवाब सही है, फंगस बिल्कुल सही। ऑफलाइन क्लास का लोकेशन है मेरा दिल्ली में, ठीक है, तो अब फिलहाल तो अभी क्लासेस चलेंगी YD की तरफ से, आप लोगों को नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, विपिन सर के द्वारा बता दिया जाएगा, जहाँ पर भी होगा पता चल जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन क्लास आपकी दिल्ली में ही रहती है। ठीक है, चलिए बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। पायल को लॉक किया जाए, अच्छा टिंकिया यदुवंशी, ठीक। ये अच्छा, आपका यहाँ पे कौन सा जवाब लॉक किया जाए, फटाफट से बताओ कौन सा जवाब लॉक किया जाए। हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही होते हैं, ठीक है, दोनों ही क्लासेस आपकी वहां पर होती हैं। चलिए, बी इज द राइट आंसर, फंगस आपका सही जवाब होगा। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है। सिम्बायोटिक रिएक्शन क्या होता है, एक बार इसको मैं बता देना चाहती हूँ। इसमें होता क्या है, एल्गी और फंजाई जो होते हैं दोनों ही आपस में एक दूसरे को शेल्टर यानी कि रहने का स्थान प्रोवाइड करते हैं, रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली डिपेंड होते हैं। ठीक है, और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी की वजह से, जैसे कोई किसी को फूड दे रहा है तो कोई किसी को पानी की इसको आवश्यकता है तो पानी को प्रोवाइड कर रहा है। इस तरीके से दोनों में एक सहजीवी क्रिया होती है, जिसके रिजल्टेंट जो रिजल्ट बन के निकलता है वो आपके लाइकेंस होते हैं। लाइकेंस जो हमारे बनते हैं वो किसकी किसकी प्रक्रिया के अनुसार बनते हैं, फंगस और आपकी एल्गी के आपस में रिएक्शन करने के बाद में। ठीक है, चलो आगे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विटामिन सी इज फाउंड इन एबंडेंस, बताइए फटाफट से। ठीक है, चलो बताओ विटामिन सी। चलिए लड़ाई नहीं करिए भाई, पायल कुमारी और टिंकिया यदुवंशी, फटाफट से बताओ विटामिन सी इज फाउंड इन एबंडेंस इन, किसमें, इनमें से सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाएगा, सभी को पता होगा, जाहिर सी बात है, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपसे MTS जैसे एग्जाम में पूछना वाजिब है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो सारे बच्चों को आते हैं। हर एग्जाम में हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर डाला जाएगा जो हर एक बच्चा कर पाए, यानी कि बिलो एवरेज बच्चा भी उसको कर सके। तो इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन रखा गया है जो सारे बच्चों को पता होगा, जहाँ तक है बिल्कुल सही। नींबू, एकदम सही बात है, पायल जी ने जवाब दिया है नींबू, तो यानी कि लेमन। ठीक है, लेमन इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने लगभग हमारे सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, शिवम और अविनाश और राम गोपाल फिजिक्स की दुनिया, BCM मशीन, प्रभात कुमार, निर्मल, टिंकिया फिजिक्स की दुनिया, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने, यादव और आपके आकाश, बढ़िया, अनगत कुमार ने भी सही जवाब दिया। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से बता दीजिए। अ बैटरी कन्वर्ट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जितने बच्चे थे लास्ट सेशन में उनको ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा, अगर नहीं थे तो इस बार फटाफट से बता दो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। ठीक है, सही जवाब बता दीजिए, कौन सा आंसर लॉक किया जाए, इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर आपका लॉक किया जाए। अ बैटरी कन्वर्ट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्वेश्चन क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। एक बैटरी के द्वारा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यानी कि किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो सही जवाब क्या होगा। बच्चे जवाब दे रहे हैं प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित करती है, कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं केमिकल यानी कि रासायनिक ऊर्जा को। ठीक है, बहुत बढ़िया। ए और सी वाले सारे के सारे लगभग बच्चे हैं, तो ए जवाब आ रहा है और आपका सी जवाब आ रहा है। देखिए
जितनी भी बैटरीज होती हैं, जितनी भी अगर हम लोग बैटरीज की बात करें तो बैटरी के अंदर दो चीज़ें होती हैं आपकी। क्या दो चीज़ें होती हैं? एक तो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर से बनती है बैटरी, और एक आपका होता है एक एसिड होता है, ठीक है, एक आपका अम्ल होता है, ठीक। इसके बैटरी के अंदर एक एसिड और एक डिस्टिल्ड वाटर होता है। तो अब होता क्या है यहाँ पर, एक तरीके से ये क्या हो गया, एसिड एक केमिकल है, एसिड क्या है, एक केमिकल है, एक रसायन है। अब यहाँ पर जो भी आपका ये रसायन है, इस रसायन को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, इस केमिकल से हम लोग किसी दूसरी एनर्जी को बना रहे हैं, यानी हम लोगों को विद्युत का निर्माण करना है, विद्युत ऊर्जा को बनाना है। तो हमने किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में चेंज किया, हमने केमिकल से विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया, यानी कि केमिकल से, यानी कि रासायनिक ऊर्जा से हम लोगों ने विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया है। तो इसलिए सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही, केमिकल, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया। तो बैटरीज जितनी भी होती हैं, ठीक है, तो जितनी भी बैटरीज होती हैं उसमें क्या होता है, केमिकल आपकी जो एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपकी वो कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे कुछ आपके बीकर्स दोनों दिए हुए हैं, इनमें कुछ कुछ केमिकल पड़ा हुआ है, और जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर दो सेल्स डाली, चार्ज वाली सेल्स डाली अलग अलग चार्जेस की, वो ही बल्ब आपका क्या हो गया, इनलाइट हो गया, यानी कि जल गया। मतलब क्या हुआ, केमिकल्स ने, इन केमिकल्स ने जैसे ही इसको लाइट मिली, इलेक्ट्रोड्स मिले, उन्होंने इस लाइट को जला दिया, इस बल्ब को जलाया, आपकी रासायनिक ऊर्जा किस में बदल गई, आपकी विद्युत ऊर्जा में बदल गई, ठीक है। एमटीएस का एग्ज़ाम है, अच्छा बिल्कुल आपके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किसका एग्ज़ाम है, मनजीत कुमार का। अच्छा जी, कल आपका एमटीएस का एग्ज़ाम है तो आप ज़रूर पढ़िए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी सेशन हो सकता है, ठीक है। फटाफट से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द हेरिडिटी, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सेल। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवित कोशिकाओं के वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। इनमें से सही जवाब क्या होगा, फटाफट से बताइए। कोई एंजाइम होगा जिम्मेदार, या आपका हार्मोन, आरएनए या डीएनए, फटाफट से बता दीजिए। हाँ, ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए कि सही जवाब क्या होगा, बताइए फटाफट से। एंजाइम्स, हार्मोन्स, आरएनए या डीएनए, सी 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 सी, इसका जवाब दीजिए फटाफट से। डीएनए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पायल कुमारी, आकाश फिजिक्स की दुनिया, और अविनाश, राहुल, गुंजन कुमार, रेशमा कुमारी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सारे बच्चों ने लगभग जवाब दे दिया है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं डीएनए की, तो हमको पता है मैम, सबसे पहले जो सेल होता है, इस सेल के अंदर आपका क्या पाया जाता है, एक न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक होता है। इस केंद्रक के अंदर आपका मटेरियल पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम, 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 यानी कि आपका ये क्या हो गया, गुणसूत्र हो गया। और इस गुणसूत्र के अंदर आपको क्या मिलता है, इस गुणसूत्र के अंदर आपको डीएनए मिलता है, और इसी डीएनए के अंदर आपके क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमसे अगर बात करी जाए कि न्यूक्लियस की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, तो वो जीन हो जाएगी, राइट। न्यूक्लियस की केंद्रक की सबसे छोटी यूनिट आपकी जीन हो जाएगी, और पूरे सेल की जो यूनिट होगी, यानी कि सबसे जो मेन हिस्सा है वो न्यूक्लियस होता है। और आपसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, हाँ बिल्कुल, डबल हेलिकल मॉडल होता है। डीएनए का कैसा स्ट्रक्चर होता है आपका, डबल हेलिकल आपका स्ट्रक्चर होता है, यानी कि फर्स्ट स्ट्रैंड, सेकेंड स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड्स होते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल हेलिकल मॉडल के नाम से जानते हैं इसको, राइट। तो बहुत बढ़िया। एसएससी सीजीएल का क्लास कब से होगा प्लीज़ दी बताइए। ओके रेशमा कुमारी, देखिए एसएससी सीजीएल का अब जब सेशन आपका यहाँ पे जब पूरा एसएससी एक बार ये कवर अप हो जाएगा सारा का सारा, उसके बाद जब बैच आपका न्यू बैच लॉन्च होगा, वहाँ पर सारा का सारा स्टार्टिंग से पूरा कवर अप कराया जाएगा, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। नेक्स्ट टाइम आपको पता चल जाएगा कब से बैच स्टार्ट हो रहा है, पता चल जाएगा जल्दी ही, ठीक, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या समझा, हमने कहा कि जितना भी आपका हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं, वंशानुगत जो आपके गुण होते हैं, वो
किस में होते हैं, वो डीएनए में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, डीएनए में। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, मेरा एग्जाम है परसों एमटीएस का, इन कैसे होता है प्लीज बताएं। अच्छा, परसों एग्जाम है और आज आप पूछ रहे हो कि एग्जाम में कैसे क्या करना है, ये तो गलत बात है भाई, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। चलो, इन कैसे होता है, परसों एग्जाम है आपका और इन कैसे होता है, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ रोहन। चलो फटाफट से बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग जल के उपचार शुद्धि के लिए किया जाता है। यानी कि आपका जो वाटर होता है, हमको पता है कि आपके वाटर जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर हो गया आपका, ठीक है, पॉन्ड वाटर हो गया, रिवर वाटर हो गया। तो हर जगह का वाटर जो है आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। अब पानी को शुद्धिकरण करने के लिए किसी न किसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता होगा, उस शुद्धिकरण के लिए, उस प्यूरिफिकेशन के लिए किस चीज़ का इसमें से हम लोग किस एलिमेंट का प्रयोग करते हैं, किस पदार्थ का यहाँ में से प्रयोग किया जाता है, जिससे वो वाटर जो है हमारा प्यूरिफाई हो जाता है। जैसे हम लोग घरों में लगवाते हैं क्या, प्यूरिफायर लगवाते हैं, है ना, फिल्टर लगवाते हैं जो पूरा का पूरा पानी आपका फिल्टर करके देता है। ठीक है, अब वहाँ पर होता क्या है, वहाँ पर जनरली इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो उस वाटर को, जो हमारी रनिंग वाटर है, उस वाटर को आपके टैप वाटर में बिल्कुल प्यूरिफाई करके भेजता है। फटाफट से बताओ इसमें सही जवाब क्या होगा। एग्ज़ाम में एंटर होने के लिए पूछा मैम कंप्यूटर में। अरे भाई, आपको वहाँ पे पासवर्ड और लॉगिन आईडी आपको दे दिया जाएगा। आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचो, वहाँ पर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको बता दिया जाता है। आप अपनी सीट पे बैठे होगे, वहाँ पर आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ में सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। जितने भी आपके स्कॉट्स होते हैं, जितने भी वहाँ पर आपके एजुकेटर्स होते हैं, वो सारे का सारे गाइड करते रहते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्ज़ाम बहुत ईजिली आप कर सकते हो। कंप्यूटर पर आपको सिर्फ टिक और क्लिक करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बट आपका जितना भी एग्ज़ाम है वो ध्यान रखिएगा कि कौन सी शिफ्ट में कितनी जल्दी आप एग्ज़ाम उसको कर पाओ। राइट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बहुत ज़्यादा बीमार थी भाई मैं, MPPNA बहुत ज़्यादा बीमार थी, इस वजह से कुछ दिनों से क्या, काफ़ी टाइम से एक लंबा मतलब दिक्कत हो गया था। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा मेरा क्लास जो है पॉज हो गया था बीच में। अब ठीक है, अब मेरा नॉर्मल आ गया है। चलिए फटाफट से बता दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। प्यूरिफिकेशन यानी कि शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में इसमें से कौन से एलिमेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जल के शुद्धिकरण में आपको सामने सामने साफ साफ दिख रहा होगा, जैसे कि इमेज में भी लगा हुआ है। सारे बच्चों ने सही जवाब दिए हैं, प्रतिभा यादव, संजीत कुमार और संदीप कुमार, सुनीत यादव और कौन है यहाँ पे, रामू कुमार जी, रेशमा कुमारी, रोहन हैकर। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, आपका बैच लेना चाहता हूँ, कहाँ से परचेज करें। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी, हिंदी स्टोरी SRL। आपको मेरा बैच, मेरी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे जो टेलीग्राम चैनल है आपका साइंस बाय अमीशा, ठीक है, साइंस बाय अमीशा, वहाँ पर आपको दे दी जाएगी। ठीक है, साइंस बाय अमीशा पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहाँ आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, और जो भी बैच आएगा, जो भी कुछ होगा आपका, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, क्लोरीन इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने लगभग जवाब हमारा दे दिया है, क्लोरीन सही जवाब है। क्लोरीन को इस्तेमाल किया जाता है वाटर के प्यूरिफिकेशन में, शुद्धिकरण के लिए। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इट इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से शरीर में होने वाला जो रोग होता है वो कौन सा होगा। जवाब दीजिए फटाफट से। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं विटामिन्स की, तो हमको पता है मैम, कुछ आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। ठीक है, कुछ आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन्स को आप मैम पढ़ा चुकी हैं आपको। तो ये जो है आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो समझ लीजिए उन बच्चों का फिर बेड़ा पार हो गया, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है ये।
हाँ, जिसका जिसका एग्ज़ाम है बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, ज़रूर देखिएगा इसको, क्योंकि ये MTS का SSC का सारा क्वेश्चन ही मैंने यहाँ से लिया हुआ है, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो बताओ, A इज़ द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है। चलिए मंजीत कुमार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको केमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आ रहा है। चलिए सेशन से जुड़े रहिए, हर सेशन से जुड़े रहिएगा, अच्छा लगा। चलो, रिकेट्स एंड आपका ऑस्टियोमेलेशिया, ठीक है। एक आपका ये ऑप्शन है, बेरी शुष्क आंखें, मुंह में छाले। देखिए, अगर हम लोग बात करें विटामिन डी की कमी से, आपको पता है जब कोरोना का अभी मतलब 2019 में जब कोरोना अटैक हुआ था पूरे देश पे, तो लोगों को जो पेशेंट्स थे, जितने भी मरीज थे, उनको बोला जा रहा था कि आप धूप में बैठो, धूप में बैठो। क्या हो रहा था एक्चुअली में, विटामिन डी की कमी वहाँ पर हो रही थी, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी उस वायरस में जो आपके शरीर में विटामिन डी को क्या कर रहा है, डेफिशिएंट कर रहा है, कमी कर रहा है। तो उसमें होता क्या था, पूरी बॉडी में दर्द होना, ठीक है, रीढ़ की हड्डी बैकबोन में दर्द होना, आपके पूरे मूड स्विंग्स होना, और साथ ही साथ बोन का आपका बोन्स में मसल्स में क्रैम्प्स आना, ये सारी की सारी चीज़ें उस कोविड के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा आम हो गई थी। और इसीलिए डॉक्टर्स का कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप धूप में बैठिए, मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर धूप में बैठाला जा रहा था। रीज़न क्या है, विटामिन डी की कमी। और एक जो आपका रोग होता है रिकेट्स, जिसको हम लोग कहते हैं, वो तो सभी को पता है। उसमें होता क्या है, रिकेट्स में क्या होता है, जैसे अगर आप नॉर्मल बोन्स को देखें, जैसे कि एक नॉर्मल आपका कोई भी मनुष्य है, कोई भी ह्यूमन बॉडी है, तो नॉर्मल बोन्स उसकी कुछ इस प्रकार से होती हैं। ये आपकी क्या है, लेग्स की बोन्स है, ठीक है, पैरों की ये आपकी हड्डियां हैं, तो इस प्रकार से आपको दिखेंगी। लेकिन जो रिकेट्स के जो आपके पेशेंट होते हैं, उनकी जो बोन्स होती हैं वो थोड़ी थोड़ी बैंड हो जाती है, कुछ इस तरीके से आपकी बैंड हो जाती हैं। इसलिए वहाँ पर क्या कहते हैं कि बोन्स में डिफ्लेक्शन आ जाता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, ये आपकी विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने हमारे बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा को मापने के लिए एक उपकरण है। विद्युत धारा को मापने का एक उपकरण होता है, ये सभी को पता है। हम लोगों ने तो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट करा हुआ था, हमारे फिजिक्स के टीचर थे, वो बहुत बढ़िया से एक्सपेरिमेंट, सारे के सारे एक्सपेरिमेंट कराते थे। तो वो कहते थे कि एक आपका ये क्या है, एक आपका एमीटर होता है, एक वोल्ट मीटर होता है। हमारे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं फिजिक्स के बहुत ही शानदार होते हैं। अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट जो आप डेली लाइफ में भी देख सकते हो। तो एक वोल्ट मीटर होता है, एक आपका एमीटर होता है, ठीक है। तो एमीटर किस लिए होता है, एमीटर होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट को मापने की डिवाइस होती है। एमीटर क्या होता है, आपका विद्युत धारा को मापने का जो उपकरण होता है वो आपका होता है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। मंजीत कुमार, विशाल कुमार, हिंदी स्टोरी, अजीत और रेशमा कुमारी, टिंकिया और हाँ, ठीक है, तो समझ में आया, सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, होता क्या है, समझते कैसे हैं इसको, देखिए एमीटर में यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन दिखाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे करता है। यहाँ एमीटर पे आपको डिफ्लेक्शन दिख जाता है। सुई जो है हमारी यहाँ पे निडल होती है, वो जीरो से इधर हो जाएगी और जीरो से आपकी कुछ आगे पीछे होती है। यहाँ पे जो निडल है वो डिफ्लेक्शन शो करने लगती है, किस तरीके से करंट आपका चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर किस उपकरण के द्वारा होता है, आपका एमीटर के द्वारा होता है। और जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मापते हैं तो वो आपका वोल्ट मीटर के द्वारा होता है, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो सही जवाब क्या होगा आपका, एमीटर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। देखिए आप लोगों के सारे एसएससी के नोटिफिकेशन आ गए हैं, एग्जाम्स भी चल रहे हैं। MTS की लगातार शिफ्ट के अलग अलग एग्जाम्स चल रहे हैं। देखते रहो सारे सेशन, जितने जितने बच्चे SSC के लिए इंटरेस्टेड हैं इस बार के 2023 के लिए, वो सभी के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पढ़ते रहो, बढ़िया से आगे बढ़ते रहो। और साथ ही साथ में जो अभी सेशन करा रही हूँ मैं MTS का, वो इसीलिए है कि आगे के एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आ सकता है, किसी भी टाइप से, मतलब चेंज करके, फॉर्मेट चेंज करके आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो ये बताइए फटाफट से, The nucleus is separated from the cytoplasm by, केंद्रक को कोशिका द्रव से
के द्वारा अलग किया जाता है। यानी कि हमको पता है आपकी एक सेल है, इस सेल के अंदर बीच में आपका क्या है, यहाँ पर आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस है और ये आपकी पूरी सेल है। बीच में ये क्या है, पूरा द्रव जो मटेरियल है वो क्या है आपका साइटोप्लाज्म है। लिक्विड मटेरियल क्या है, साइटोप्लाज्म है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि न्यूक्लियस को केंद्रक से, क्वेश्चन क्या कहता है आपका, द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को अलग करने वाला कौन होगा, ठीक है। तो कौन होगा, केंद्रक झिल्ली होगी, कोशिका झिल्ली होगी, कोशिका भित्ति होगी या केंद्रक द्रव होगा। सही जवाब क्या होगा फटाफट से बताइए, ठीक है। सही, ए इज द, मेरा रेलवे में सब क्वेश्चन आता है मैम, रेलवे में ये सब, हाँ बिल्कुल अनुज कुमार जी, रेलवे में सबसे ज़्यादा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस बहुत आती है रेलवे में। तो रेलवे वालों बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है साइंस पढ़ना, तो सेशन इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है। तो सही जवाब क्या है आपका, ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अमृत कुमार और चेतन यादव, अनुज कुमार, निर्मल कुमार, बहुत बढ़िया। कविता रानी, सारे बच्चों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। ये साफ साफ हमको यहाँ पे डायग्राम में भी दिख रहा है कि ये आपका न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में ये किसमें है, ये एक आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है। और ये जो ये बाहर की जो मेम्ब्रेन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी कि ये आपकी केंद्रक की झिल्ली है। और यही केंद्रक झिल्ली क्या कर रही है, इस न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से, केंद्र ये जो आपका द्रव है, कोशिका द्रव है, उसको अलग करती है। तो सही जवाब आपका ए हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है, बढ़िया। जा रही हूँ अब, कल आऊँगी। चलो ठीक है भाई, कल आइएगा आप, ठीक है, कल के सेशन में आप आइएगा। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने हमारे बहुत बढ़िया जवाब दिया है। लगभग अब सेशन भी खत्म होने वाला है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा क्वेश्चन हो चुका था, रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रेजेंट अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक। यानी कि जो भी हमारी जो शीतल पेयजल होते हैं, यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, उसमें दबाव में मौजूद कौन सी गैस उपस्थित होती है। गैस पूछी गई है जो कोल्ड ड्रिंक्स में उपस्थित होती हैं, ठीक है। बिल्कुल करवाएंगे, लर्न विद। पंकज जी कह रहे हैं कि मेरा एग्जाम है 20 मई को एयरफोर्स का मैम, तो ऐसी प्रैक्टिस सेट करवा दो मैम। देखिए पंकज जी, आपका लगातार अब प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहा है। अभी इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट आपका मैथ मस्ती पे चल रहा है, इसी तरीके से मैं साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। एमटीएस में जितने भी शिफ्ट में एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो सारे का सारा आपको मिल रहा है। इंग्लिश वाले सर आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, साथ में सोनू मैम भी आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करवा रही हैं। सेशन भी मिलते रहेंगे, थ्योरी वाले सेशन भी मिलेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो बस जुड़े रहा करो सेशन में और देखा करो कि किस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनता है। एक बार देख लोगे फिर आपको याद रहेगा कि हाँ ये सेशन मैंने यहाँ पे देखा था और इस तरीके से ये क्वेश्चन आया है, वो ज़्यादा दिमाग में रहता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सारे बच्चों ने हमारे देखते हैं कि क्या जवाब दिया है। 3 बिल्कुल सही। देखिए बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने लगभग सही जवाब दिया है। सूरज यादव, प्रभात कुमार चौधरी, संदीप कुमार, चेतन यादव, अमरजीत कुमार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टिंकिया यदुवंशी, कविता रानी, एमडी महबूबल अंसारी, रामू कुमार पब्लिकेशन, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों ने हमारे सही जवाब दिया है। देखिए होता क्या है, अगर हम लोग बात करें कोल्ड ड्रिंक्स की, तो कोल्ड ड्रिंक्स में हमको पता है कि जो CO2 की जो गैस होती है वो किसी ना किसी प्रेशर के साथ में अंदर रहती है। और आपको पता है जब भी आप कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हो, यानी केन वगैरह, जब आप कोल्ड ड्रिंक की केन वगैरह लेते हो तो ढक्कन खोलने पे वो जो ऊपर बबल्स की फॉर्म आती है, वो बबल्स क्यों उठते हैं? बिकॉज ऑफ CO2 इन द प्रेशर। ठीक है, मतलब कि प्रेशर में, वो दबाव में वो आपकी CO2 जो प्रेजेंट है, वो CO2 प्रेजेंट होने की वजह से ही यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक में ये बुलबुले उठते हैं और यही आपका कारण होता है। इसलिए कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स में, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसमें मौजूद होती है। अच्छा, क्लास हमारा रोज 5 बजे लाइव होगा, ठीक है,
पायल कुमारी जी, रोज आपका ये क्लास 5 बजे लाइव होता है, डेली सेशन आपका रहेगा, ठीक है। चलो, किसी किसी दिन नहीं भी होता है बट आपका ऑलमोस्ट आपको ये मिलेगा, रोज मिलेगा, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, हाउ मैनी बायोस्फीयर रिजर्व आर इन द इंडिया। ये आपका एक बायोस्फीयर रिजर्व का क्वेश्चन है, ठीक है। फटाफट से बता दो, कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो सकता है लेकिन यहाँ पे मैंने ले लिया, कोई बात नहीं, आ गया है तो आप बता भी सकते हैं आप कितने हमारे बायोस्फीयर्स हैं। भारत में कुल कितने जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र हैं। देखिए, जीव मंडल की बात कही है तो बायोस्फीयर रिजर्व हमारा एक बायोलॉजी का ही सेक्शन है, ठीक है। तो फटाफट से बताओ इसमें से सही जवाब क्या होगा, कितने जीव मंडल हैं हमारे पूरे इंडिया में, पूरे भारत में कितने कुल टोटल जीव मंडल प्रेजेंट हैं, बताइए। अनुज कुमार और नहीं, सोनू मैम की क्लास का टाइम आपका 6 बजे से 7 बजे तक है, ठीक है। यूट्यूब पे 6 से 7 सोनू मैम पढ़ाएंगी, 5 से 6 मेरा क्लास रहेगा और उसके बाद आपका इंग्लिश वाले सर भी आप क्लास आगे से कंटिन्यू रखेंगे, आप लोग जुड़े रहिएगा बस, ठीक है। बढ़िया, सारे बच्चों ने जवाब दिया है, कितने हैं आपके, बी किसी ने जवाब दिया है, बी यानी कि 12, राइट। उसके बाद में कुछ बच्चे बोल रहे हैं सी 13, बढ़िया। देखिए, सही जवाब आपका क्या होगा, हमारा सही जवाब होगा 18। हमारे पूरे भारत में कुल टोटल जो बायोस्फीयर्स है, बायोस्फीयर्स यानी कि जीव मंडल जो है, जो संरक्षित क्षेत्र है, जीव मंडल के संरक्षित क्षेत्र है। अच्छा, इससे मतलब समझ रहे हो कि ये होता क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व मतलब कि जीव मंडल, जितने भी आपके प्राणी जन हैं यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं उनको रिजर्व करने का जो आपका एरिया होगा, उस एरिया को टोटल प्रॉपर तरीके से संरक्षण प्रदान किया जाता है और उस स्फीयर को हम लोग बोल देते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। तो टोटल भारत में, इंडिया में कितने स्फीयर्स हैं आपके बायोस्फीयर्स, 18 हैं। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, जैसे कि नंदा देवी हो गया, नौकर हो गया, मानस हो गया, डिब्रू हो गया, ये सारे के सारे आपके कुल 18 आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं आपके इंडिया में प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं अभी, तो ये क्वेश्चन आप बता दीजिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन बताएं और ये सही होना चाहिए क्योंकि कल मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था। व्हाट इज द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में कल बात हो गई थी, डिग्री सेल्सियस में आज आपको ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर बताना है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है, ठीक है, फटाफट से बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। मिस आपका नाम क्या है प्लीज़ बताओ। ओके, तिंकिया, मेरा नाम है अमीशा, ठीक है। रोज़ आपका क्लास होता है शाम 5 बजे लाइव मैथ मस्ती पर। सर ने हम लोग को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी आप लोगों से जुड़ने की और बहुत अच्छा लगा कि सारे बच्चे जितने भी हमारे यहाँ जो मैथ मस्ती पर जितने बच्चे जुड़े हैं सारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बहुत ही एक्टिव हैं। जितना हमारा बच्चा है बहुत ही ज़्यादा, और इस समय आज सर का 48 लगभग जो आपका है ना लाख, 48 लाख मतलब 4 मिलियन आपका लगभग 5 मिलियन बच्चा आप कंप्लीट होने वाला है। तो बहुत खुशी की बात है, यहाँ पे टीचर्स को आप लोग इतना रिस्पेक्ट दे रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, यही चाहिए टीचर्स को और आपसे कुछ नहीं चाहिए। बाकी पढ़ते रहो, एग्ज़ाम निकल जाएगा, बहुत ही अच्छी बात है। तो हमेशा याद रहेगा कि हाँ यार ये बच्चे लगे थे हमारे, है ना, तो यहाँ से पढ़ के गए। चलो आगे बढ़े हम लोग। तो सही जवाब क्या होगा आपका, सही जवाब है सी, बहुत बढ़िया, सी इज़ द राइट आंसर, 37 डिग्री सेल्सियस, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों ने हमारे ये सही जवाब दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। द फेमस इक्वेशन E = mc स्क्वायर, ये बहुत अच्छी इक्वेशन है और बहुत ज़्यादा फेमस इक्वेशन है और इसको देने वाले सर कौन थे, जैसे कि आपको यहाँ पर इमेज में भी दिखाई दे रहा होगा। ये किसका फोटो है फटाफट से बताइए, ये किसका फोटो है और इनको कौन नहीं जानता है। तो ये E = mc स्क्वायर। देखिए MTS का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा आपसे फिजिक्स भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता, आपसे सिर्फ एक इक्वेशन दे दिया और आपसे पूछा गया कि किसने दिया है। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस इक्वेशन है तो आपको भी पता होना चाहिए कि ये वाला इक्वेशन किसने दिया था। जवाब आ गया है बहुत सारे बच्चों का, केशव कुमार का, लनवित पंकज और रामू कुमार, सूरज कुमार, अनुज कुमार, बढ़िया, वीरेंद्र, विकास, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारे बच्चों ने लगभग सही जवाब दिया है। आइंस्टाइन का ये हमारा फेमस इक्वेशन है E = mc स्क्वायर। अब
बताइए कि इस सेशन के बाद में आपका जो सेशन रहेगा, कोई भी आपका सेशन रह सकता है, हो सकता है एमटीएस का जो भी शिफ्ट चल रही है उसका आपका एनालिसिस हो जाए, या फिर आपका कोई आपका टॉपिक पढ़ा दूंगी। क्या कार्बन कंपाउंड आपका अभी पूरा चैप्टर बाकी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री का चैप्टर है, वो भी मैं अगले सेशन में लेकर के आऊँगी। सारे बच्चे जुड़े रहना, सेशन को प्यार देना, आगे बढ़ते रहो। और जिसका जिसका एग्ज़ाम है आपका नेक्स्ट, अब जो एग्ज़ाम एमटीएस का चल रहा है, जिसका भी एग्ज़ाम है तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम देना, यहाँ से क्वेश्चंस करके जाओ। साथ ही साथ जितना भी एनालिसिस सर टीचर्स करा रहे हैं इसी चैनल पे या किसी और पे भी आप जा सकते हैं, तो वहाँ से देखते रहिए और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। और एसएससी के लिए, सीएचएसएल और सीजीएल के लिए, आगे के लिए जितने भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं और आगे बढ़ते रहिए हमेशा। और यही कहूँगी कि देखो, अगर अभी सिलेक्शन ले लिया, अब जितना जितना आगे टाइम आ रहा है वैकेंसीज बहुत कम हो रही हैं, और वैकेंसीज कम होने की वजह से अब, क्योंकि जो बच्चा पहले से सेटल है वो भी अब चाहता है कि फिर से मुझे एक अच्छी पोस्ट मिल जाए। अब अपनी पोस्ट से अभी भी लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं, ठीक है, तो जब सेटिस्फैक्शन उन्हें नहीं मिल रहा है तो वही बच्चे दोबारा से कूद के फिर से एग्ज़ाम देते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके साथ में कंपटीशन आपका बढ़ जाता है। और इस बढ़ते हुए कंपटीशन में ये ज़रूरी होता है कि आपको अपने एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बढ़िया, कंप्लीट हो गई मैम आपकी यूजी? हाँ बिल्कुल कंप्लीट हो गई है भाई। चलो अब आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।